नमस्कार दोस्तों, जीके वीके पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी प्रतियोगी परीक्षा को टारगेट करते हुए हमारी घटना चक्र पूर्वावलोकन सीरीज के भाग 7 में आज हम आधुनिक भारत के उस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं जिसका भारतीय इतिहास और आपकी परीक्षा दोनों में सबसे ज्यादा महत्व है, यानी गांधीवादी युग की शुरुआत। आज के इस बेहद खास वीडियो में हम दो प्रमुख ऐतिहासिक टॉपिक्स का संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। पहला, गांधी जी का उदय और उनके प्रारंभिक सत्याग्रह, जिसमें हम चंपारण, जो बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, खेड़ा और अहमदाबाद मिल हड़ताल से जुड़े प्रश्न देखेंगे। और दूसरा टॉपिक होगा रॉलेट सत्याग्रह और जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो दोस्तों, वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए और चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये शानदार सेशन। बंगाल विभाजन 1905 तथा स्वदेशी आंदोलन। इसमें पहला प्रश्न है, बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। बंगाल विभाजन के विषय में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा था, विभाजन की घोषणा हमारे ऊपर बम की तरह गिरा। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन की घोषणा की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, 19 जुलाई 1905 को। बंगाल विभाजन की रूपरेखा भारत सरकार के गृह सचिव एच रिस्ले द्वारा 3 दिसंबर 1903 को बंगाल सरकार को भेजे गए एक प्रसिद्ध रिस्ले सर्कुलर में प्रस्तुत की गई थी। इसकी औपचारिक घोषणा 19 जुलाई 1905 को की गई। इसका उद्देश्य बंगाल प्रेसिडेंसी में फैल रहे राष्ट्रवाद को विभाजित करना था। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ। इस दिन को रविंद्रनाथ टैगोर ने रक्षाबंधन के रूप में मनाने की सलाह दी। अगला प्रश्न है, बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 16 अक्टूबर 1905 को। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने 19 जुलाई 1905, कुछ स्रोतों में यह तिथि 20 जुलाई 1905 भी मिलती है, को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। इस घोषणा के विरोध में कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा की गई। अक्टूबर 1905 को जब बंगाल विभाजन लागू हो गया, उस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर इसे राखी दिवस के रूप में भी मनाया गया। यह दिवस राष्ट्रवादियों द्वारा बंगाल की अटूट एकता को प्रदर्शित करने के लिए मनाया गया। टैगोर के शांति निकेतन के तर्ज पर बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई। बहुत कम समय में पूरे देश में अनेक राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना हो गई। मार्च 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन हुआ। स्वदेशी आंदोलन में आत्मनिर्भरता, आत्मशक्ति का नारा दिया गया। स्वावलंबन व आत्मनिर्भरता का प्रश्न राष्ट्रीय स्वाभिमान, आदर और आत्मविश्वास के साथ जुड़ा था। कांग्रेस ने भी अपने कलकत्ता अधिवेशन 1906 में स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन के संबंध 4 प्रस्ताव पारित किए। अतः स्पष्ट है कि बंगाल विभाजन के विरोध में राष्ट्रवादियों ने स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन जैसे आंदोलन चलाए। प्रश्न है, भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन। अगला प्रश्न है, प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा बंगाल विभाजन के दौरान। इसकी व्याख्या नहीं दी गई है, उपयुक्त व्याख्या से ही इसका आंसर मिल जाता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं,
प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी और बहिष्कार भारत में कब अपनाया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा बंगाल विभाजन। अगला प्रश्न है, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। इनमें से किस काल में स्वदेशी आंदोलन का भारत में उत्थान हुआ? तो बंगाल विभाजन का विरोधी आंदोलन, बंगाल के विभाजन का विरोधी आंदोलन लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1911 में। दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार में ही 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित किया। साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाने की घोषणा की गई या बनाए जाने की घोषणा की। घोषणा के अनुरूप बंगाल एक नए प्रांत के रूप में पुनर्गठित किया गया। उड़ीसा तथा बिहार को इससे अलग कर दिया गया। असम को एक नया प्रांत बनाया गया, जैसा कि उसकी स्थिति 1874 ईस्वी में थी, तथा सिलहट को इसमें जोड़ दिया गया। बंगाल वर्ष 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजन हुआ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1911 में। बंगाल के विभाजन को किसके कार्यकाल में वापस लिया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में बंगाल के विभाजन को वापस लिया गया था। 1912 में ब्रिटिश भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था। 19 जुलाई 1905 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की। अगला टॉपिक है आपको कांग्रेस बनारस, कलकत्ता एवं सूरत अधिवेशन, जिसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। वर्ष 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी और इसी अधिवेशन में स्वराज, स्वशासन, स्वदेशी, बहिष्कार एवं राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव पारित किए गए और स्वराज का झंडा दादा भाई नौरोजी द्वारा फहराया गया। अगला प्रश्न है, 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी के द्वारा। प्रश्न है कि कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य था, तो इसमें स्टार मार्क किया गया है। उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखने से पता चल जाता है स्वराज पारित किया प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था। तो अगला टॉपिक है मुस्लिम लीग का गठन। निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नवाब सलीमुल्लाह खान। अक्टूबर 1906 में आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिमों के शिमला प्रतिनिधि मंडल ने एक ऐसी केंद्रीय मुस्लिम सभा बनाने का विचार किया जिसका उद्देश्य मुसलमानों के हितों का संरक्षण हो। इसी विचार के अनुरूप ढाका में संपन्न अखिल भारतीय मुस्लिम शिक्षा सम्मेलन ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के दौरान दिसंबर 1906 में इस सम्मेलन के स्वागत समिति के अध्यक्ष तथा राजनीतिक बैठकों के संयोजक ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव पारित किया। 60 सदस्यीय अस्थायी समिति का चयन किया गया और मोहसिन उल मुल्क तथा वकार उल मुल्क को संयुक्त रूप से संगठन का सचिव नियुक्त किया गया। लखनऊ में मुस्लिम लीग का मुख्यालय बनाया गया और आगा खां इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए। विकल्प में इन तीनों नामों को रहने या इनमें से कोई दो नाम रहने पर संस्थापक के रूप में चयन का वरीयता क्रम इस प्रकार होगा। पहले स्थान पे सलीमुल्लाह खान का नाम होगा, दूसरे पे आगा खां, तीसरा मोहसिन उल मुल्क का। प्रस्तुत प्रश्न में चूंकि प्रथम दो नाम दिए गए हैं, अतः सलीमुल्लाह खां को प्रथम वरीयता देते हुए संस्थापक के रूप में चुना जाएगा।
साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन नामक उद्देश्य को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1913 में। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन सेल्फ गवर्नमेंट के उद्देश्य को मुस्लिम लीग ने वर्ष 1913 में अपनाया था। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से प्रारंभ किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ई। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना दिसंबर 1906 में ढाका में हुई थी। इसके संस्थापक ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां की महत्वपूर्ण भूमिका रही। वर्ष 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कराची में तथा वर्ष 1908 में अमृतसर में हुआ। इसके उपरांत मुस्लिम लीग के अधिवेशन अनियमित रूप से देश के विभिन्न शहरों में आयोजित होते रहे। यद्यपि बिहार लोक सेवा आयोग ने अपनी उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प डी को माना है, जो सही नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक वर्ग के लिए प्रार्थना की थी। 1 अक्टूबर 1906 को आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिला। शिष्टमंडल ने प्रांतीय, केंद्रीय व स्थानीय निकायों में निर्वाचन हेतु मुसलमानों के लिए विशिष्ट स्थिति की मांग की। इस मांग के जवाब में मिंटो ने मुसलमानों को आश्वासन देते हुए कहा कि उनके राजनीतिक अधिकारों और हितों की भारत में रक्षा की जाएगी। मार्ले मिंटो सुधार। अगला टॉपिक है, निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1900। इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1909। इसकी व्याख्या देखते हैं कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909 मार्ले मिंटो सुधार 1909 द्वारा ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई, जिसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था करना था। अगला टॉपिक है दिल्ली दरबार और राजधानी परिवर्तन। पहला प्रश्न है, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब बदली गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1912 ईस्वी में। वर्ष 1912 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई। ध्यातव्य है कि राजधानी परिवर्तन की घोषणा वर्ष 1911 में की गई थी। अगला प्रश्न, अंग्रेजों ने राजधानी को दिल्ली कब स्थानांतरित किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1912 में। अगला टॉपिक है कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, जिसमें पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वालों का प्रश्न प्रस्तुत किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए राजकुमार शुक्ल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में बिहार के एक साधारण किसान राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण के नील उत्पादक किसानों की समस्या से अवगत कराया तथा उनसे चंपारण आने का वचन लिया, किंतु नील उत्पादक किसानों की समस्याओं और यूरोपीय प्लांटर्स के अत्याचारों की जांच के लिए एक समिति बनाने का प्रस्ताव 1916 के लखनऊ अधिवेशन में दरभंगा के ब्रज किशोर प्रसाद ने रखा, जिसे सर्वसम्मति के से पास कर दिया गया। अतः चंपारण की समस्या पर चर्चा कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन वर्ष 1916 में हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। लखनऊ समझौता हुआ था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1916 में। वर्ष 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में आयोजित किया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ। इसके अतिरिक्त कांग्रेस गरम दल एवं नरम दल के मध्य भी समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा लखनऊ संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1916 में। मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर वर्ष 1916 के कांग्रेस अधिवेशन के दौरान हुआ था। इस समझौते द्वारा मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन के मुद्दे को कांग्रेस द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। अगला टॉपिक है होम रूल लीग आंदोलन। इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टी.एस. अलकॉट।
एच.एस. ऑलकॉट होम रूल लीग से नहीं बल्कि थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबद्ध थे। बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 और एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल लीग आरंभ किया। एस. सुब्रमण्यम अय्यर भी एनी बेसेंट की होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना से संबद्ध थे। अगला प्रश्न है, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन में। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में होम रूल लीग के सदस्यों के लिए अपनी ताकत दिखाने का अच्छा मौका था। तिलक के समर्थकों ने तो परंपरा ही बना दी जिस पर कांग्रेस बहुत वर्षों तक टिकी रही। उनके समर्थकों ने लखनऊ पहुंचने के लिए एक ट्रेन आरक्षित की जिसे कुछ लोगों ने कांग्रेस स्पेशल का नाम दिया तो कुछ ने होम रूल स्पेशल का नाम दिया। अरुणडेल ने लीग के हर सदस्य से कहा था कि वह लखनऊ अधिवेशन का सदस्य बनने की हर संभव कोशिश करें। अधिवेशन की समाप्ति के तुरंत बाद उसी पंडाल में दोनों होम रूल लीगों की बैठक हुई जिसमें लगभग 1000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कांग्रेस लीग समझौता की सराहना की गई। तिलक तथा एनी बेसेंट ने बैठक को संबोधित किया। अगला प्रश्न है, होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था क्योंकि इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ए, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन सेल्फ गवर्नमेंट की एक ठोस योजना रखी। होम रूल आंदोलन के दोनों नेताओं तिलक एवं एनी बेसेंट की निगाह में स्वराज का अर्थ लगभग एक जैसा ही था। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्थानीय, प्रांतीय एवं केंद्रीय स्तर पर उत्तरदायी शासन एवं प्रशासन की अधिकाधिक व्यवस्था की जाए, जैसे गोरों द्वारा शासित डोमिनियन दर्जा प्राप्त अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों में थी, यथा कनाडा एवं ऑस्ट्रेलिया में। अगला टॉपिक है जो बहुत महत्वपूर्ण है, गांधी जी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन, जिसमें पहला प्रश्न है, निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्यामल दास कॉलेज, भावनगर। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा में अपनी शिक्षा का जिक्र करते हुए लिखा है, मैंने अपनी शिक्षा की शुरुआत पोरबंदर के किसी पाठशाला से की जहां मैं बड़ी मुश्किल से थोड़े पहाड़े सीख सका था। उसके उपरांत 7 साल की उम्र में पिताजी के राजकोट स्थानांतरण के कारण मैं यहां आया जहां मैंने हाई स्कूल तक की शिक्षा प्राप्त की। महात्मा गांधी ने अल्फ्रेड हाई स्कूल राजकोट से अपनी 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। इसके उपरांत उन्होंने भावनगर स्थित श्यामल दास आर्ट कॉलेज में अपना नामांकन करवाया। इसके उपरांत उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से विधि यानी कि लॉ की पढ़ाई पूरी की। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। महात्मा गांधी द्वारा लिखित पुस्तक गोखले माय पॉलिटिकल गुरु में उन्होंने बताया कि गोपाल कृष्ण गोखले से मेरा गुरु और शिष्य वाला रिश्ता 1896 ईस्वी में बना था, किंतु इस रिश्ते की वास्तविक अनुभूति मुझे तब हुई जब मैं 1902 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में मिला। उसके उपरांत यह रिश्ता प्रगाढ़ होता चला गया। वर्ष 1915 में भारत लौटने के उपरांत महात्मा गांधी ने भारत में अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत गोखले के मार्गदर्शन में की थी। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी। सर्वोदय संस्कृत के दो शब्दों सर्व जिसका अर्थ है सबका तथा उदय जिसका अर्थ है उत्थान से मिलकर बना है। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने किया था। वर्ष 1908 में जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट के अनुवाद में इसका प्रयोग किया गया। इसका उद्देश्य सभी के अंदर स्वाधीनता और समानता की भावना का विकास करना था। नोट दिया गया है, डॉक्टर हीरालाल जैन और ए एन उपाध्याय द्वारा लिखित पुस्तक महावीरा
हिज टाइम्स एंड फिलॉसफी ऑफ लाइफ में लिखा है कि सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सामंत भद्र नामक जैन दार्शनिक ने लगभग दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में किया था। आगे चलकर गांधी जी ने इस शब्द को मजबूत आधार प्रदान कर इसे जन सामान्य के मध्य लोकप्रिय बनाया। अगला प्रश्न है, किसकी कानूनी समस्या के समाधान हेतु महात्मा गांधी को 1893 में दक्षिण अफ्रीका बुलाया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात के दादा अब्दुल्ला के समस्या के समाधान हेतु बुलाया गया था। दक्षिण अफ्रीका में व्यापार करने वाले एक भारतीय मुसलमान गुजरात के व्यापारी दादा अब्दुल्ला ने गांधी जी के सामने मुकदमे को देखने का प्रस्ताव रखा, जिसे गांधी जी ने स्वीकार किया तथा 1893 ईस्वी में वे दक्षिण अफ्रीका गए। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, चंपारण। चंपारण आंदोलन 1917 भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। 19वीं सदी के आरंभ में बिहार के चंपारण में प्रचलित तिनकठिया पद्धति के विरोध स्वरूप इस सत्याग्रह का प्रारंभ किया गया था। चंपारण सत्याग्रह के उपरांत गांधी जी ने इसका प्रयोग वर्ष 1918 में अहमदाबाद की कॉटन मिल मालिकों और मजदूरों में प्लेग बोनस को लेकर छिड़े विवाद में हस्तक्षेप कर दिया। वर्ष 1918 में ही गुजरात के खेड़ा में किसानों की नष्ट हुई फसलों के बावजूद ब्रिटिश सरकार द्वारा लगान में छूट न देने के कारण महात्मा गांधी ने खेड़ा सत्याग्रह का प्रारंभ किया था। ध्यातव्य है कि महात्मा गांधी द्वारा रॉलेट एक्ट सत्याग्रह का प्रारंभ वर्ष 1919 में ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित रॉलेट एक्ट के विरोध स्वरूप किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंपारण। गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा राजकुमार शुक्ल। अफ्रीका से जनवरी 1915 में लौटने के बाद गांधी जी ने अपना प्रथम सफल सत्याग्रह बिहार के चंपारण जिले में वर्ष 1917 में किया। वर्ष 1916 में चंपारण में एक किसान राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से लखनऊ में भेंट की और उन्हें चंपारण आने का आग्रह किया। चंपारण का मामला बहुत पुराना था। 19वीं सदी के समाप्त होते होते जर्मनी के रासायनिक रंगों ने बाजार में नील का स्थान ले लिया। फलस्वरूप चंपारण के यूरोपीय बागान मालिक नील की खेती बंद करने के लिए विवश हो गए। किसान भी नकदी फसल नील की खेती से छुटकारा पाना चाहते थे। गोरे बागान मालिकों ने किसानों की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें अनुबंध से मुक्त करने के लिए लगान एवं अन्य गैर कानूनी करों की दर मनमाने ढंग से बढ़ा दी। किसानों के इसी उत्पीड़न के विरोध में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है, चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया? तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा राजकुमार शुक्ल। किसने यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? तो राजकुमार शुक्ल। अगला प्रश्न है, गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहां की कृषकों की दयनीय स्थिति को देखने हेतु किसने अनुग्रह किया था? तो इसका भी सही उत्तर राजकुमार शुक्ल। आगे भी वही प्रश्न है, चंपारण आने के लिए गांधी जी को राजी करने के लिए निर्णय लिया था राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल ने किस नेता को बिहार आने और उनके आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करने के लिए राजी किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी महात्मा गांधी होना चाहिए आंसर में। महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका के वापसी पर इनमें से किस घटना के कारण उनको प्रसिद्धि मिली? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, चंपारण सत्याग्रह के कारण उन्हें प्रसिद्धि मिली। गांधी जी द्वारा भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया गया? इसका भी सही उत्तर हो जाएगा चंपारण में। बिहार के कौन कौन से स्थान से गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था, मतलब कौन से स्थान से गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंपारण। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता
महात्मा गांधी थे। चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नकदी फसल के विरोध में। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तिनकठिया पद्धति से या प्रथा से। बिहार में तिनकठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3/20 भाग, 3/20। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया तो चंपारण आंदोलन से प्रवेश किया था। आगे के प्रश्न को देखते हैं, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंपारण। वर्ष 1917 में चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो महात्मा गांधी ने। चंपारण कृषि कमेटी की नियुक्ति में किसके बीच समझौता हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ए, भारतीय सरकार और गांधी जी के बीच समझौता हुआ। वर्ष 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान नील की खेती में तिनकठिया प्रथा से पीड़ित किसानों की शिकायतों की जांच के लिए बिहार एवं उड़ीसा की औपनिवेशिक प्रांतीय सरकार ने एक औपचारिक जांच समिति का गठन किया, जिसे प्रायः चंपारण कृषि कमेटी या चंपारण कृषि जांच समिति कहा जाता है। इस समिति का गठन गांधी जी और तत्कालीन सरकार के बीच बने समझौतों का परिणाम था। अगला प्रश्न देखते हैं कि चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंपारण कृषि समिति की स्थापना की गई थी। चंपारण सत्याग्रह वर्ष 1917 के समाधान के लिए ब्रिटिश सरकार ने चंपारण की कृषि स्थितियों की जांच करने के लिए जांच समिति नियुक्त की। गांधी जी को इस समिति के एक सदस्य के रूप में चुना गया। जांच समिति की सिफारिश के आधार पर ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1918 में चंपारण कृषि अधिनियम 1918 पारित किया। इस अधिनियम के अंतर्गत चंपारण कृषि समिति की स्थापना की। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए कब अभियोग चलाया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1917 में। वर्ष 1917 में महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए अभियोग चलाया गया था। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला बड़ा प्रयोग वर्ष 1917 में बिहार के चंपारण जिले में किया। एनजी रंगा ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। चंपारण सत्याग्रह के कुछ वर्ष उपरांत गांधी जी को गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा नाम से संबोधित किया। चंपारण सत्याग्रह के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा गांधी जी को महात्मा नाम से संबोधित करने का उल्लेख किसी प्रमाणिक प्राथमिक स्रोत में उपलब्ध नहीं होता। अगला प्रश्न है, चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। चंपारण आंदोलन 1917 में गांधी जी का साथ राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, जेबी कृपलानी, महादेव देसाई, नरसिंह पारेख आदि ने दिया था। जयप्रकाश नारायण चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे। ईसा पूर्व 1900 माफ कीजिएगा ईसवी सन 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राम मनोहर लोहिया संबंधित नहीं थे, लेकिन जेबी कृपलानी, राजकुमार शुक्ल और राजेंद्र प्रसाद इससे संबंधित थे। उपर्युक्त व्याख्या में इन लोगों के नाम दिए गए हैं। यदि नील की खेती करने से छूट चाहते तो नील के किसानों को कौन सा क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता था? तो ये तवान देना पड़ता था, तवान। ये देखते हैं क्या है, किसानों को अपनी जमीन के कम से कम 3/20 भाग पर नील की खेती करना तथा उन यूरोपीय मालिकों द्वारा तय दामों पर उन्हें बेचना पड़ता था। इसे तिनकठिया पद्धति भी कहा जाता है। यदि नील की खेती करने से छूट चाहते तो नील के किसानों को क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता था, जिसे तवान कहा जाता था। अगला प्रश्न है, 1917 से 1918 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा औद्योगिक कर्मी ने। चंपारण की सफलता के बाद गांधी जी का अगला प्रयोग वर्ष 1918 में अहमदाबाद की एक कॉटन टेक्सटाइल मिल में मिल मालिक और
मजदूरों के बीच बोनस बढ़ाने को लेकर चल रहे विवाद में हस्तक्षेप करना था। यह विवाद प्लेग बोनस को लेकर था। प्लेग का प्रकोप खत्म होने के बाद मालिक इसे समाप्त करना चाहते थे, जबकि मजदूर इसे बरकरार रखने की मांग कर रहे थे। उत्पादन लागत, मुनाफा और मजदूरों के जीवन निर्वाह खर्च का गहराई से अध्ययन करने के बाद गांधी जी ने घोषणा की कि मजदूरों के वेतन में 35% की वृद्धि की जानी चाहिए। मिल मालिकों द्वारा गठित ट्रिब्यूनल ने इनकी बात मान ली। अगला प्रश्न है, 1918 में अहमदाबाद के मिल मालिकों और मजदूरों के मध्य विवाद में किसने हस्तक्षेप किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था? तो अहमदाबाद हड़ताल में किया था। अहमदाबाद मिल हड़ताल वर्ष 1918 में हुआ था। इसी के दौरान महात्मा गांधी ने पहली बार भारत में भूख हड़ताल को हथियार के रूप में प्रयोग किया था। निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वाइकोम सत्याग्रह। वाइकोम के मंदिर प्रवेश सत्याग्रह में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, जबकि खेड़ा सत्याग्रह, राजकोट सत्याग्रह तथा असहयोग आंदोलन का नेतृत्व स्वयं गांधी जी ने किया था। अगला प्रश्न है, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रेवरेंड चार्ल्स एंड्रयूज। रेवरेंड चार्ल्स एंड्रयूज। चार्ल्स एंड्रयूज दीनबंधु एंड्रयूज सेंट स्टीफेन कॉलेज दिल्ली में प्राध्यापक थे। भारतीयों से इनका गहरा लगाव था और हर तरफ से भारतीय बनना चाहते थे। रविंद्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले तथा महात्मा गांधी से इनके घनिष्ठ संबंध थे। सी एफ एंड्रयूज के जीवनीकार बनारसी दास चतुर्वेदी और मार्जेरी साइक्स ने अपनी पुस्तक चार्ल्स फ्रीर एंड्रयूज अ नैरेटिव में उल्लेख किया कि सी एफ एंड्रयूज दीनबंधु गरीबों का मित्र उपनाम सर्वप्रथम वर्ष 1917 में फिजी के भारतीयों द्वारा दिया गया था। सी एफ एंड्रयूज, जिन्हें दीनबंधु यानी गरीबों का मित्र उपनाम सर्वप्रथम 1917 में फिजी के भारतीयों द्वारा दिया गया था। एंड्रयूज वर्ष 1925 और 1927 में ऑल इंडिया ट्रेड कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए वह गांधी जी के साथ लंदन भी गए थे। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी। वर्ष 1932 में महात्मा गांधी द्वारा ऑल इंडिया एंड अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना की गई। पहले इस संगठन का नाम अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ था। बाद में इसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ कर दिया गया। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश का भर्ती सार्जेंट की उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार को अपना सहयोग देने के कारण किसने प्राप्त की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी ने। प्रथम विश्व युद्ध में महात्मा गांधी ने भारत में ब्रिटिश सरकार का सहयोग करने का निर्णय लिया, क्योंकि उन्हें यह उम्मीद थी कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ब्रिटिश सरकार भारतीयों को स्वशासन का अधिकार प्रदान करेगी। इसी सहयोग के कारण उन्हें ब्रिटिश का भर्ती सार्जेंट कहा गया। अगला टॉपिक है किसान आंदोलन एवं विकास। इसका पहला प्रश्न है, 1875 के दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। 1875 के दक्कन विद्रोह के अनेक कारण थे, जैसे महाजनों द्वारा ऊंची ब्याज दर, कृषकों का स्थायी रूप से कर्जदार होना, भू राजस्व की ऊंची ब्याज दर, कृषकों की अशिक्षा और गरीबी के कारण उनके खेत, घर आदि को गिरवी रखकर ऋण पत्र पर उनसे हस्ताक्षर करवाना और न्याय व्यवस्था की जटिल एवं खर्चीली प्रणाली के कारण किसानों का अपने हितों की रक्षा करने में विफलता। बिहार लोक सेवा आयोग ने विकल्प बी को सही उत्तर माना है, यानी कि महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। अगला प्रश्न है,
किस प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में एका आंदोलन चलाया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अवध में। वर्ष 1921-22 में अवध के किसानों ने एका नामक आंदोलन चलाया। यह आंदोलन हरदोई, बहराइच, बाराबंकी एवं सीतापुर क्षेत्र में केंद्रित था। एका आंदोलन के प्रमुख नेता मदारी पासी थे। अगला प्रश्न है, अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लगान का नकद में परिवर्तन। एका आंदोलन 1921-22 का नेतृत्व मदारी पासी ने किया था। इस आंदोलन की गतिविधियों के मुख्य केंद्र हरदोई, बाराबंकी, बहराइच तथा सीतापुर थे। किसानों की मुख्य शिकायतें लगान बढ़ोतरी और उपज के रूप में लगान वसूल करने की प्रथा को लेकर थी। किसानों से 50% से अधिक लगान वसूल किया जा रहा था। जमींदारों के गुर्गे यानी कि ठेकेदार किसानों को प्रताड़ित करते थे। एक आंदोलन माफ कीजिएगा एका आंदोलन का राष्ट्रवादियों द्वारा निर्धारित अहिंसक नीतियों में विश्वास कम था। फलस्वरूप राष्ट्रवादी नेता आंदोलन से अलग थलग पड़ गए और आंदोलन ने दूसरी राह पकड़ ली। इस आंदोलन में सरकार को लगान देना बंद नहीं किया, बल्कि आंदोलनकारियों की प्रमुख मांग थी बढ़ती महंगाई के कारण लगान का नकद में रूपांतरण किया जाए। नाई धोबी बंद सामाजिक बॉयकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था नाई धोबी बंद। अगला इसकी व्याख्या है इस प्रकार है। वर्ष 1919 के अंतिम दिनों में किसानों का संगठित विद्रोह खुलकर सामने आया। अवध के प्रतापगढ़ जिले की एक जागीर में नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार एवं संगठित कार्रवाई की पहली घटना घटी। झिंगुरी सिंह और दुर्गापाल सिंह ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन जल्दी ही आंदोलन में एक नया चेहरा उभरा, बाबा रामचंद्र, जिन्होंने आंदोलन की बागडोर ही नहीं संभाली, अपितु उसे और मजबूत और जुझारू बनाया। बाबा रामचंद्र मूल नाम श्रीधर बलवंत जोधपुरक का जन्म ग्वालियर के एक छोटे से गांव के ब्राह्मण परिवार में हुआ। कुछ स्रोतों के अनुसार उनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। वर्ष 1920 के मध्य में वे एक किसान नेता के रूप में उभरे तथा उन्होंने अवध के किसानों को संगठित करना शुरू किया। उनमें संगठन की अद्भुत क्षमता थी। वर्ष 1920 में इनके प्रयासों से प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन हुआ। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद बिहार में किसान आंदोलन से जुड़े थे। वे बिहार में गांधी जी चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ जुड़े थे। वे सितंबर 1946 में गठित अंतरिम सरकार में खाद्य एवं कृषि मंत्री और संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। संविधान लागू होने के बाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने। अगला प्रश्न है, किसान नेता मोतीलाल तेजावत संबंधित हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको बी, यानी कि मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन से। किसान नेता मोतीलाल तेजावत मेवाड़ क्षेत्र में भील आदिवासी आंदोलन से संबंधित हैं। इन्होंने वनवासी संघ की स्थापना की तथा वर्ष 1920 के दशक में इसी आंदोलन का नेतृत्व किया था। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वामी सहजानंद ने। अप्रैल 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसका नाम बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया। बिहार प्रांतीय किसान सभा के लड़ाकू संस्थापक स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष और आंध्र में किसान आंदोलन के अगुवा तथा कृषि क्षेत्र की समस्याओं के विद्वान एनजी रंगा महासचिव चुने गए। फैजपुर में कांग्रेस सत्र के साथ अखिल भारतीय किसान
कांग्रेस का भी दूसरा सत्र चला जिसकी अध्यक्षता एनजी रंगा ने की। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किसने गठन किया गया था? अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था, जिसका सही उत्तर हो जाएगा 1936 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया? जिसका सही उत्तर हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती। वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लखनऊ। अगला प्रश्न है, बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल ने। बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया? तो वल्लभ भाई पटेल ने। अगला क्वेश्चन भी वही था। एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। यह जिस किसान नेता का जिक्र है वह है तो बाबा रामचंद्र हैं। अक्टूबर 1920 में बाबा रामचंद्र के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में अवध किसान सभा का औपचारिक रूप से गठन किया गया। प्रश्न में दिया गया कथन बाबा रामचंद्र के संदर्भ में है, जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद भारत आए और एक सन्यासी के रूप में जीवन यापन करने लगे। अगला टॉपिक है ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल। तो इसका पहला प्रश्न है, बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, सन 1920 में। एन.एम. जोशी, जोसेफ बैप्टिस्टा तथा लाला लाजपत राय के प्रयासों से अखिल भारतीय व्यापार संघ या अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना बंबई में 31 अक्टूबर 1920 को हुई। लाला लाजपत राय इसके प्रथम अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा एवं महासचिव दीवान चमनलाल बजाज थे। इस संगठन का प्रथम विभाजन वर्ष 1929 में नागपुर अधिवेशन में हुआ। इस समय जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन किस वर्ष में हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1920 में। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे तो लाला लाजपत राय। भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लाला लाजपत राय। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था तो 1926 से 1939 का समय। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय वर्ष 1926 से 1939 तक माना जाता है। इस दौरान एम.एन. राय, मुजफ्फर अहमद, श्रीपाद ए डांगे, शौकत उस्मानी आदि भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के प्रमुख नेता थे। अगला प्रश्न है, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के क्रमशः सबसे करीबी वर्ष पहचानिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 1925। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना वर्ष 1925 में क्रमशः कानपुर और नागपुर में हुई थी। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का, तो ये हो जाएगा एम.एन. राय। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल यानी कि कॉमिंटर्न, जिसे थर्ड इंटरनेशनल के नाम से भी जाना जाता है, की स्थापना मार्च 1919 में मॉस्को में की गई थी। कॉमिंटर्न के निर्माण में व्लादिमीर लेनिन, व्लादिमीर इलिच उलियानोव और रूसी कम्युनिस्ट पार्टी बोल्शेविक की मुख्य भूमिका रही। एम.एन. राय लेनिन के निमंत्रण पर मॉस्को गए तथा कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बने। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले वे पहले भारतीय थे। रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। रॉलेट एक्ट भारत में लागू किया गया था तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सन 1919 में। भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए सरकार ने वर्ष 1917 में न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित की, जिसका उद्देश्य आतंकवाद को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना का निर्माण करना था।
इसके सुझावों पर मार्च 1919 में पारित विधेयक रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया। रॉलेट अधिनियम के द्वारा अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए अधिकतम 2 वर्ष तक जेल में बंद रख सकती थी। इसलिए इस कानून को बिना वकील, बिना अपील तथा बिना दलील का कानून कहा गया। रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। मार्च 1919 में केंद्रीय विधान परिषद में पास हुआ विधेयक रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया, जिसके अनुसार अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए अधिकतम 2 वर्ष तक जेल में बंद रख सकती थी। इस कानून द्वारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस ब्रिटिश नीति का उद्देश्य भारत में असहमति को दबाना और नागरिक स्वतंत्रता को कम करना था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट को मार्च 1919 में पारित किया गया था, परंतु रॉलेट एक्ट के बीज 1915 में बोए गए थे, जब प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उपनिवेश विरोधी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए दमनकारी भारत रक्षा अधिनियम लागू किया गया था। अतः विकल्प सी सत्य है। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, रॉलेट सत्याग्रह। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह था। रॉलेट एक्ट मार्च 1919 में लागू किया गया था, जिसके विरुद्ध गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल का आयोजन कराया था। जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को शांतिपूर्ण जनसभा में ब्रिगेडियर जनरल तथा जनरल डायर ने नृशंस नरसंहार कराया था। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 को। अमृतसर के जलियांवाला बाग में भीड़ का दमन हुआ, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919। वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है, तो जलियांवाला बाग त्रासदी से। अगला प्रश्न देख लेते हैं, जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, किचलू तथा सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन करने हेतु। रॉलेट एक्ट के बढ़ते विरोध को देखते हुए सरकार ने गांधी जी तथा कुछ अन्य नेताओं को पंजाब में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। इससे वहां की जनता का आक्रोश बढ़ गया। यह आक्रोश तब और बढ़ गया जब पंजाब के 2 लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल एवं डॉक्टर किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। इस गिरफ्तारी और रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए लोगों में अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक विशाल सभा का आयोजन किया। इसी बाग में 13 अप्रैल 1919 को शांतिपूर्ण जनसभा में ब्रिगेडियर जनरल डायर ने नृशंस नरसंहार करवाया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि किस कारण त्याग दी? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार की हृदय विदारक घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश क्राउन द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। टैगोर ने कहा, समय आ गया है जब सम्मान के तमगे अपमान के बेतुके संदर्भ में हमारे कलंक को सुस्पष्ट कर देते हैं। जहां तक मेरा प्रश्न है, मैं सभी विशेष उपाधियों से रहित होकर अपने देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूं। आगे अगला टॉपिक खिलाफत आंदोलन है, जिसको हम अगले एपिसोड या अगले टॉप वीडियोस में इसको कंप्लीट करेंगे।